Which of the following is true about alleles? So every organism of a given species has a different set of allele. ये जरूरी नहीं है, अगर यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स होता तो हम उसको कंसिडर करते, बट एलील्स तो सबके पास या तो डोमिनेंट होंगी या रिसेसिव होंगी, राइट? एलील्स आर ओनली इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. एलील्स आर ऑलवेज डोमिनेंट और रिसेसिव. अगर हम इस पॉइंट को सही कहते हैं, सो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इन चीज़ों के भी जो है ना वो कॉम्बिनेशंस आते हैं. सो एलील्स आर डिफरेंट फ्रॉम अ गिवन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ गिवन जीन. So the correct option is option number D. A human cell has 22 chromosomes in addition to a Y chromosome. It is. So हमारे पास जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, हम उनको ऑटोसोम्स कह सकते हैं. और ये जो है हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं. हमारे पास वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जिसको हम एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम कह सकते हैं. सो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो वाई क्रोमोसोम है इसको आप क्या कहोगे कि दैट इज अ स्पर्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. अगर यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम होता सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता है एन ओवम, राइट? Fertilization results in haploid cell, autosome, gamete और diploid cell. So as we all know कि fertilization is कि जब आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाता है तो आपके पास एक डिप्लॉइड सेल बन जाता है, यानी कि 2n बन जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. A human haploid cell have how many chromosomes? So अगर haploid की बात की जाए तो हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर diploid की बात की जाए तो इसका डबल यानी कि 46 क्रोमोसोम हमारे पास होंगे. So here option B is correct. When Mendel crossed together two contrasting homozygous individuals, the phenotype of the hybrid in F1 generation. So आप मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखें या मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखें, दोनों में आपके पास जब उसने F1 जनरेशन निकाली थी तो उसमें आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुआ था. बट फर्क सिर्फ इतना था कि आपके पास जो पेरेंट था उसमें वो होमोजाइगस डोमिनेंट था, और जो उसके F1 जनरेशन में थी तो वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था. सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, dominant parent. Mendel's law of segregation is based on the fact that genes are located on chromosomes and that आपके पास जो जीन्स होती हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, वो आपके पास होमोलोगस पेयर्स के ऊपर कहना चाहिए मौजूद होती हैं. और जब भी गैमेट फॉर्मेशन होनी होती है या आगे सारी इनहेरिटेंस वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो इंडिपेंडेंटली अजॉर्ड हो जाती हैं, या कहना चाहिए कि वो सेग्रीगेट हो जाती हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. The allele that mask the effect of other and the masked allele are known as. So जो mask कर रही है that is dominant, और जो mask हो रही है that is recessive. So the option C is correct. What is the most common outcome in F2 generation of a cross between a tall plant and a dwarf plant? So हमें पता है कि law of segregation का जो रेशो था that is 3:1, जिसमें 3 tall थे, 1 dwarf था. So the correct option is B. When round and wrinkle seeds were crossed, it gave all round. This round is. So आपके पास जो round character है that is homozygous dominant, और जो wrinkled है that is homozygous recessive. So जब आप homozygous dominant और homozygous recessive का cross कराते हो तो F1 generation में जितने भी offsprings आते हैं that are heterozygous dominant. So the correct option is option number B. Law of segregation suggests that each gamete has. So law of segregation में जब हम P1 जनरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो कहना चाहिए कि पेरेंट्स होते हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव, और जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो जो जनरेशन बनती है दैट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. तो आपके पास द करेक्ट ऑप्शन इज सी, कि आपके पास जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रहेगा.